से 9 मिनट में आएगी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के सामने इस बार काफी चुनौतियां हैं। पश्चिम एशिया संकट और क्रूड के उछाल से इकोनॉमी का संतुलन बिगड़ा है, लेकिन रुपए में कमजोरी और महंगाई भी कुछ नई चिंताएं हैं। लिहाजा आरबीआई इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेगा? दरें फिक्स रखेगा या फिर रेट हाइक के सिग्नल देगा? मॉनसून के अनुमान, महंगाई, जीडीपी और रुपए को लेकर आरबीआई के एक्शन पर भी बाजार की खास नजर रहेगी। और मेरे साथ आशीष रहेंगे। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कवरेज के लिए हमारे साथ इकोनॉमिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट्स, बैंकर्स का बड़ा पैनल मौजूद नजर आएगा आपको। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर, कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ डेट दीपक अग्रवाल साहब, जेएम फाइनेंशियल के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोहता, और आगे एक्सपर्ट्स की और भी जमावड़ा होगा। सब टीजर्स आपकी स्क्रीन पर है। अब से महज 7 से 8 मिनट बाद पता चल जाएगा 3 दिनों की एमपीसी की बैठक में क्या निकल के आया, क्या डिसाइड किया सबने। पहले तो मैं एक तो अपफ्रंट सवाल आपसे ही, क्या मान के चल रहा है बाजार, और बाजार एक्चुअली क्या सुनना चाहेगा गवर्नर साहब से? देखिए, बाजार ये चाहेगा कि गवर्नर साहब ये कहें कि देखिए, रेट पर तो मुझे लगता है कोई डिसीजन आएगा। गवर्नर साहब ये कहें कि हाँ, पिछले कुछ हफ्तों में जो समीकरण बैठे हैं ग्लोबल मार्केट के, क्रूड के, उससे थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, लेकिन अभी इस लेवल का नहीं है कि हमें अपना स्टांस जो है ना बहुत ज्यादा हॉकिश करना पड़े। मेरे ख्याल से मार्केट ये सुनना चाहेगा। और अगर पॉलिसी में कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं आता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप बैंक निफ्टी में शायद एक रैली भी देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कुछ हॉकिश बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स ना आए। और तो थोड़ा सा मार्केट एक वेट कर रहा है कि एक बार ये पॉलिसी हो जाए और उसके बाद फिर शायद आप आगे बढ़ पाएं। हमारे पैनल को रखिएगा स्क्रीन पर और व्यू लेना शुरू करते हैं कि यहाँ से अब आगे क्या। दीपक जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मार्केट, मनी मार्केट क्या प्राइसिंग करके चल रहा है इस पॉलिसी से पहले? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सी, मार्केट्स में तो पिछले कुछ दिनों में एटलीस्ट शॉर्ट टर्म रेट्स में तो हमारे हिसाब से 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और जैसे आपने कहा कि आज की पॉलिसी में ये एक मार्केट डिवाइडेड है कि आरबीआई और प्रोबली आरबीआई रेट एक्शन लेगा या प्रोबली संकेत देगा फ्यूचर में रेट एक्शन लेगा, उसके ऊपर है। मार्केट इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस के ऊपर भी देखेगा। लास्ट टाइम अप्रैल पॉलिसी में आरबीआई ने एवरेज 85 करोड़ के हिसाब से अपनी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन दी थी और उनके हिसाब से FY27 में एवरेज इन्फ्लेशन 4.6% के करीब रहने वाली थी। और हम देखें अप्रैल पॉलिसी से अब तक एवरेज मूड आपका 95 से $100 के करीब है। तो लगता है कि ये पॉलिसी में प्रोबली आरबीआई अपनी फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन गाइडेंस 5% के करीब कर दे और आज के रेट में आपकी रिपो रेट 5.25 है। तो आइडियली अगर हम 75 बेसिस पॉइंट रियल रेट रखने की बात करें तो एक 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक FY27 में गुंजाइश है उसकी। देखते हैं आरबीआई ग्रोथ पे भी थोड़ा डाउनवर्ड रिवाइज करेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि रुपए पे भी प्रेशर है, तो देखना है कि आरबीआई आज ही प्रीएम्प्टिवली हाइक करता है या प्रोबली संकेत देता है कि आगे कुछ समय में 50 से 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो सकते हैं। बट आपका सवाल जो था कि मनी मार्केट में वो डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर कोई एक्शन नहीं आता है तो हम थोड़ी स्टेबिलिटी देख सकते हैं। ओके, देखते हैं। वैसे आवाज की जब एमपीसी बैठी थी अदिति, तो एक वो सबने व्यू रखा था कि इस बार दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, पर अदिति बहुत मतलब मैक्रो बैकड्रॉप बड़ा चैलेंजिंग सा है। कोई आउटसाइड चांस कि आज ही कुछ टिंकरिंग की तैयारी हो जाए? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी टाइटनिंग करना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जो शॉक्स अभी इकोनॉमी को लग रहे हैं वो वैसे भी इन्फ्लेशन को बढ़ाने के साथ साथ ग्रोथ को थोड़ा हिट तो करेंगे ही, थोड़ा तो कंप्रेस करेंगे। तो इस सिचुएशन में अभी डिमांड प्रेशर नहीं है जो इन्फ्लेशन को जनरेट कर रहे हैं। मेरा भी फोरकास्ट काफी सिमिलर है। हम $95 का बैरल का क्रूड इस साल के लिए पकड़ रहे हैं एवरेज, और उससे हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन 5% होगी। अगर एल नीनो सिवियर टू मॉडरेट होती है तो शायद थोड़ा और अपसाइड रिस्क हो सकता है, बट इससे इन एनी केस आपकी जो ग्रोथ है उस पर थोड़ा लगाम आ ही जाएगा। तो अभी प्रीएम्प्टिवली टाइटन करने का मुझे लगता है कि शायद अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा इस समय पर ऑप्शन, और वेट एंड वॉच ही शायद बेटर रहेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल एटलीस्ट
अगर आप 10 दिन पहले देखें 105 के आसपास ब्रेंट था। अब कम से कम 90s में थोड़ा वापस आया है। कितनी देर टिकेगा नहीं टिकेगा वो अलग बात है। तो शायद वेट एंड वॉच और 2 महीने के लिए तो अप्रोप्रिएट ही रहेगा। ओके, बिल्कुल। कच्चा तेल तो है खैर काफी ऊपर, 95 के ऊपर तो बना ही हुआ है। आशीष चतुर्मोता को भी लाइएगा जरा स्क्रीन पर। आशीष, गुड मॉर्निंग। मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा मार्केट पिछले कुछ दिनों में काफी रेजिलेंट रहा है और बैंक निफ्टी ने अपने लोज बचाए भी हैं। आज पीएसयू बैंकों में अच्छी बाइंग है, एनबीएफसी में अच्छी बाइंग है। आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट क्या सुनना चाहेगा और कैसे रिएक्ट करेगा पॉलिसी पर आज? बिल्कुल। तो अनुज, हमारा ये मानना है कि मार्केट कहीं ना कहीं जो नेगेटिव्स है उसको ऑलरेडी काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है, खासतौर पर बैंकिंग क्षेत्र के अंदर में, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पे वैल्यूएशन की भी कंफर्ट काफी अच्छी रही है। क्रेडिट ग्रोथ की भी जो बात है वो ऑलमोस्ट 16-17% की क्रेडिट ग्रोथ, सिस्टमिक लोन ग्रोथ की जो संभावना है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे समय पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट हाइक की सिनेरियो बनेगा, और खासतौर पर तब जब ये सप्लाई रिलेटेड शॉक इन्फ्लेशन के तौर पर देखा गया, डिमांड के कारण नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है डबल कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो मार्केट वो कहीं ना कहीं नहीं आती हुई नजर आती है। तो ऑलरेडी क्योंकि एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी काफी लो इस समय पे बने हुए, तो ऐसे सिनेरियो में मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी लो है। और उसको देखते हुए हमें लगता है कि बैंकिंग का जो क्षेत्र है वहां पर पे बॉटमिंग आउट का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और कल भी मैंने अपने शो में कहा था कि ये इस समय पे पीएसयू बैंक जो है वो वापस एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस के दौर पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो हमें लगता है कि यहाँ पर पीएसयू बैंक एक ओवरवेट पोजीशन पोर्टफोलियो के अंदर में हम हमारे क्लाइंट्स को और इन्वेस्टर्स को रिकमेंड कर रहे हैं। पीएसयू बैंक रखिए फोकस में भाई। और बैंक निफ्टी की रोज सुबह तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि थोड़ा सा लेटेस्ट स्ट्रेंथ इस पॉकेट में देखने को मिल रही है। आज भी अहेड ऑफ पॉलिसी अब तकरीबन 0.5% की मजबूती के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ, और निफ्टी 23,450 के इर्द गिर्द। मेरे ख्याल से हमारा ये रेजिस्टेंस 1 बैंड था, उसी बैंड के आसपास सुबह से इस समय वो निफ्टी लार्जली कामकाज करता हुआ। अच्छी बात स्क्रीन पे कि बढ़िया ब्रेथ के साथ 2:1 एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ आपको नजर आएगी इस समय। मानस, स्क्रीन पे कोई ट्रेड वेट दिख रहा है क्या? देखिए, बैंकिंग में थोड़ा ध्यान है। मेरा समझना है कि इंडियन बैंक पे ध्यान दे सकते हैं। 2 दिन पहले इंडियन बैंक ने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। अभी के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो इंडियन बैंक पे ले सकते हैं। वोलेटाइल रहेगा तो आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा। 838 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 870 तक के टारगेट पॉसिबल। ओके, क्विकली एक ट्रेड आशीष बहती जी से भी ले लें। आशीष जी, कोई ट्रेड पीएसयू बैंक्स में या एनबीएफसी में? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है 265 का एसएल मेंटेन करे, पर में 270 और 274 तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ये 2 सरकारी बैंक, इंडियन बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय इन स्टॉक्स रखेगा रडार पे। पीएसयू बैंकिंग एज फंडामेंटली भी ज्यादा स्वीट स्पॉट पे नजर आ रही है। पॉलिसी में क्या एक्सपेक्टेड? ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, स्टेटस को पॉलिसी होगी। 5.25% पे रेपो रेट जस का तस रहेगा। जो स्टैंड था वो न्यूट्रल था और न्यूट्रल ही कंटिन्यू थर्ड टाइम करता हुआ शायद आपको नजर आए। हाँ, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि आने वाले समय में हो सकता है इस बार पॉलिसी में ब्याज दरें ना छेड़छाड़ करी जा रही हो, लेकिन आने वाले समय में गुंजाइश है दरों में बढ़ोतरी की। अब वो 25-50 क्या होगा, उसकी किस तरह के इंडिकेशंस कमेंट्री के थ्रू गवर्नर साहब दे रहे होंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो कमेंट्री आज की बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियस है कि इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस थोड़े से इंच अप हो रहे होंगे, लार्जली शायद 4.6% से बढ़ा के 5%, और ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हो सकता है डाउनवर्ड रिवाइज हो रहे हो। दीपक जी कैसे कहते थे कि बड़ा अनकंपिटिटिव है, हमारे एशियन पीयर्स टैक्स नहीं करते, हम सब कुछ पे टैक्स करते हैं। अब तो एसटीसीजी, अब तो एलटीसीजी, अब तो विद होल्डिंग टैक्स सब खत्म करने की तैयारी रेट्रोस्पेक्टिवली 1 अप्रैल ऑनवर्ड। ऐसा आपका बॉन्ड मार्केट खूब पैसा लाएगा क्या? बॉन्ड मार्केट तो बेसिकली डोमेस्टिक मैक्रो देख के भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं। ये एक पॉजिटिव है जिसके कारण इंडियन बॉन्ड्स की ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस जो है, ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स की इंक्लूजन है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा पहले मानना था कि जून 2026 में उसका रिव्यू है, वो रिव्यू डिफर करके इट सीम्स अब दिसंबर 2026 में उसका रिव्यू होगा।
तो ये पॉजिटिव न्यूज है। इसके कारण जो पार्टिसिपेंट्स है वो इंडेक्स प्रोवाइडर को एक पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं कि आप हमारे बॉन्ड्स, इंडियन बॉन्ड्स को ब्लूमबर्ग बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूड करिए। अगर वो इंक्लूजन होता है तो करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर फ्लोज इंडिया में आ सकता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है। जैसे ही FIS का आउटलुक चेंज होगा, तो इंटरेस्ट रेट आउटलुक चेंज होगा, तो वो इंडियन बॉन्ड्स की तरफ पॉजिटिवली देखेंगे। दूसरा जो मेजर लिया है, ये जो कंसेशनल स्वैप PSUs और बैंक्स को दिया है, जहां पे वो 30 सितंबर तक कंसेशनल स्वैप रेट पे बोरो करके बाहर से इंडिया में पैसा लेके आएंगे, वो एक पॉजिटिव न्यूज है। उससे एक है कि अगर ये 10 से 15 बिलियन डॉलर, अगेन नंबर एस्टिमेट करना थोड़ा अर्ली है, लेकिन लेट से अगर 15 से 20 बिलियन डॉलर ये PSUs और बैंक बाहर से पैसा बोरो करते हैं और इंडिया में लेके आते हैं, तो रुपए के ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा, RBI के FX रिजर्व्स भी बढ़ जाएंगे और डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी काफी इंप्रूव होगी। इसका एक आफ्टर इफेक्ट ऐसा होगा कि अगर ये PSUs और बैंक्स बाहर पैसा रेज करेंगे ECB के थ्रू, तो डोमेस्टिक क्रेडिट डिमांड थोड़ी कम होगी और डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी कम हो सकती है, बिकॉज वो पैसा बाहर बोरो कर रहे हैं। ऑलराइट। प्लस रूपी के लिए एक और जो मेजर लिया गया है वो कि एक्सपोर्टर्स को जो पहले 15 महीने तक वो अपना पैसा लेके आ सकते थे, उसकी टाइमलाइन कम कर दी है और अभी 9 महीने के अंदर लेके आना है। तो मोटा मोटा डोमेस्टिक लिक्विडिटी और रुपए को सपोर्ट देने के लिए काफी मेजर लिए हैं RBI ने, और होपफुली रूपी थोड़े टाइम तक अभी स्टेबल रहे। ओके, देखिए मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि ये सब चीजें आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ हद तक भाव में थी, है ना, तो उस वजह से। लेकिन मेरा मानना ये है कि जहां पर भी ये प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी, वहां से शायद आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें, और जो हम बात करते हैं कि अब बैंक निफ्टी में ट्रेड की एक पॉलिसी के बाद की जो डिप आती है, नॉर्मली वो डिप जहां खत्म होती है वहां पर आप एक व्यू लेते हैं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। मीनवाइल संजय सिन्हा भी जुड़े हमारे साथ। संजय जी, गुड मॉर्निंग। संजय जी, ये जो FI टैक्सेशन पर आया, पॉलिसी की बात करेंगे, लेकिन FI टैक्सेशन पर जो न्यूज आई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और क्या ये मार्केट का सेंटिमेंट रिवाइव करेगा? मेरे ख्याल से कुछ हद तक तो जरूर करेगा अनुज, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा ओवरहैंग फॉरेन पोर्टफोलियो के नेगेटिव फ्लोज से संबंधित है, वो रहा है रुपये का कांस्टेंट डिप्रिसिएशन। और जैसा कि आज गवर्नर साहब ने भी आंकड़े दिए, FDI का ग्रॉस फ्लो भले ही $95 बिलियन रहा हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर, नेट फ्लो सिर्फ $7 बिलियन है, और जून के महीने में ये नेट फ्लोज भी बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव हो गया। तो और अगर FDI के फ्लोज भी नेट नेगेटिव हैं और FPI के फ्लोज भी नेट नेगेटिव हैं, तो दोनों का मिला जुला असर करेंसी पे बहुत ज्यादा हो सकता था, और ये जो फॉरेन सेलिंग है इसको कंटिन्यू करती है। आज बाजार को लिक्विडिटी की जरूरत है, क्योंकि जहां तक डोमेस्टिक फ्लोज का सवाल है वो अब तक तो बरकरार है, लेकिन अगर इस तरह की FII की सेलिंग होगी तो हो सकता है कि डोमेस्टिक सेंटिमेंट भी वीक हो जाता। तो मुझे लगता है कि अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो इस अनाउंसमेंट के कारण अगर रुपये में स्टेबिलिटी आती है, भले अप्रिसिएशन ना हो, स्टेबिलिटी अगर आ जाती है, तो मेरे ख्याल से फॉरेन पोर्टफोलियो फ्लोज नेगेटिव होने के बदले न्यूट्रल हो जाएंगे, और यही बाजार के सेंटिमेंट को सुधारने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा इसका। बिल्कुल। मीनवाइल डॉलर रुपये देखिए आप 95.36 पर आ गए अब हम इस समय, और करीब करीब 44 पैसे की अच्छी खासी मजबूती इस समय आपको दिखाई देगी। हमारा लोअर रिसेंट 96 था, आपको याद होगा, और वहां से देखिए एक स्टेप आ चुका है, जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं वो, और जो गवर्नर साहब ने भी कहा था, वो PIOs NRIs की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाने का ऑर्डिनेंस है वो भी बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट करें। आलोक सिंह जुड़े हैं हमारे साथ, ट्रेजरी हेड CSB बैंक के। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। ये सरकार और RBI का कोऑर्डिनेटेड जो एफर्ट है उसे आप कैसे देखते हैं, और क्या डॉलर रुपये में थोड़ी और स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट करें? तो थैंक यू अनुज जी। देखिए, जो डिमांड थी मार्केट की वो लगभग मान ली गई है पूरी तरह से, चाहे वो सरकार से रही हो चाहे RBI से रही हो। तो जो हर्डल्स हो सकते थे डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, वो सारे के सारे अभी हटा दिए गए हैं। तो अब जैसे ही ये सिचुएशन थोड़ा सा इंप्रूव होती है, स्टेप्स लेने के बाद तुरंत रिएक्शन ऐसा नहीं होता है कि आज हमने स्टेप लिए कल से फ्लो स्टार्ट हो जाएंगे, बट जैसे ही हमें थोड़ा सा दिखेगा कि ईरान की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आप देखेंगे कि इंडिया की तरफ फिर से रुख बढ़ेगा, क्योंकि अब लोगों को लगेगा कि फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है इंडिया में आने से। ओके, चलिए, बड़ा स्टेप आता हुआ फाइनली वो ऑर्डिनेंस
सामने आता हुआ मंजूरी के साथ, और उसके चलते हाँ ये बात अलग है मार्केट कूल ऑफ होते हो, लेकिन अपने आप में बढ़िया खबर है। और एटलीस्ट जो स्टेप्स आरबीआई ने अनाउंस कर रहे हैं और जो सरकार की तरफ से कदम आए, रुपए में एटलीस्ट कुछ स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है। इस समय तो वैसे पॉलिसी जस्ट शुरू हो रही थी, उस समय मैंने मैप करा था रुपया, तो रुपया था 0.66 95.66 पे, तो वहां से तो और अच्छा कूल ऑफ आपको आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ 95.29 के आसपास रुपया इस समय मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। जोशी सर, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डीके जोशी सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, और आप लोग जो बातचीत कर रहे थे उस दिन प्रीव्यू के तौर पे, हम लोग जब एमपीसी बैठी थी आवाज, मेरे ख्याल से लार्जली सब कुछ वैसे ही प्ले आउट होता हुआ नजर आया है। कोई दरों में छेड़छाड़ नहीं, स्टैंड में कोई बदलाव नहीं, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस हाँ हमारे 5 थे, आरबीआई 5.1 पे लेकर आया है, और ग्रोथ भी कूल ऑफ करने की बात सामने रखी 6.9 से 6.6। तो सारी चर्चा हुई थी बिल्कुल टेक्स्ट बुक के लिहाज से प्ले आउट होती हुई। जोशी साहब, आपने कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन रखने हैं तो सामने रखो। जी हाँ, देखिए हम यही, जैसा आपने सही कहा, ग्रोथ का एस्टिमेट थोड़ा कम होना था और इन्फ्लेशन का बढ़ना था, वो आरबीआई ने किया। और उन्होंने जो ग्रोथ इन्फ्लेशन मिक्स है उसको इतना मतलब अभी बैलेंस में रखा है, बैलेंस में देख रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट चेंज की उनको कोई आवश्यकता दिखाई नहीं दी। और जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था इस समय कैपिटल आउटफ्लो का, उसी पे सारी फोकस अटेंशन जो है वो उस पर रही है। और उन्होंने जो एक कदम नहीं उठाया, पर बुके ऑफ मेजर्स, आई मीन कुछ आरबीआई ने लिए, कुछ गवर्नमेंट ने लिए, और इसका असर जो है कैपिटल फ्लो पे पड़ेगा। और बॉन्ड इंक्लूजन में इंडिया का जो ब्लूमबर्ग में था वो भी उसके लिए भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल आई थिंक बड़ी बैलेंस पॉलिसी है, और जो जहां पे आवश्यकता थी वहां पे उन्होंने पॉलिसी का जोर दिया। फाइनेंस सरकार और आरबीआई दोनों मिलके ये कैपिटल फ्लो को इंप्रूव करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो उसका असर आपको अवश्य दिखाई देगा अगले कुछ दिनों में। और जहां तक इसके अलावा लिक्विडिटी पे उनका स्टांस जो यूजुअली रहता है वो रहा है। और फॉरेन करेंसी के मामले में उन्होंने वो जो उनका हमेशा से स्टांस रहा है कि हम उसके डायरेक्शन को नहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ वॉलेटिलिटी कंट्रोल करते हैं, उसी को उन्होंने दोहराया है, और यही उम्मीद थी। हाँ, ये थोड़ा सा जो कदम कैपिटल इनफ्लोज को इंप्रूव करने के लिए मेरा नहीं लग रहा था कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव मेजर आएगा, पर आई थिंक ये एक बहुत वेलकम डेवलपमेंट है। एक्चुअली इतना कॉम्प्रिहेंसिव कि पूरी तरह से टैक्सेशन को हटा देना वो अपने आप में कमेंडेबल है। लेकिन मार्केट्स भाई साहब, हमने आज मेरे ख्याल से 515 516 के वो हाईज देखे थे, और आप करेक्ट होते होते 1/4% दबाव में 60 पॉइंट कमजोरी के साथ इसमें, और वो प्रेशर माउंट होता ही चले जा रहा है। आई थिंक थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है हायर लेवल से आशीष, और देखिए एक रेंज में है। और आज जो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी वो यही थी 23,500, बड़ी रेजिस्टेंस 23,500 करीबी थी। और हमारा सेलिंग का जोन भी था ये 500-550 का। लेकिन ठीक है, आई थिंक अब अगर आपको लोअर लेवल पर वापस सपोर्ट मिले तो मुझे लग रहा है कि फिर अब आप फोकस करें इस डिप के खत्म होने का। न्यूज अच्छी है और आगे भी अच्छी न्यूज आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि 3-4 दिन से लोग लॉन्ग करके बैठे हैं तो इसके लिए वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, पीएनबी गेट्स है फॉर एग्जांपल, अच्छा चला है, करीब 80 रुपए का था स्टॉक, वो 80 रुपए वाला स्टॉक करीब 97 तक चला गया, 100 तक चला गया। अब 100 पे आप खरीदेंगे तो थोड़ा ना आपको मार्केट कमा के देगा। तो अब कल हमने इसकी बात की थी ना क्लोजिंग, तो थोड़ा सा पीएसयू बैंक से, जैसे पीएसयू बैंक ये 2-3 दिन से थोड़ा सा प्राइस में एक्सपेक्टेशन बन रहा था कि कुछ आ रहा है, ठीक है। अब अगेन अगर आप आज एकदम हाई पे चेज करेंगे तो थोड़ा ना मिलेगा, लेकिन डायरेक्शनली पॉजिटिव है ये, डायरेक्शनली पॉजिटिव है, और आगे भी और होपफुली चीजें पॉजिटिव आएंगी। तो इसके लिए अभी जहां प्रॉफिट बुकिंग खत्म होगी ना वहां तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। अगर आपको फ्रेश पोजीशन लेनी है तो ये होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी रेड में आ गया, निफ्टी भी रेड में आ गया, तो ठीक है। रवि रंजन जुड़े हमारे साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। रवि जी, गुड मॉर्निंग। आरबीआई की पॉलिसी काफी, मैं कहूंगा कि रीजनेबल पॉलिसी है और काफी एक्चुअली प्रैग्मेटिक पॉलिसी है। आपका व्यू क्या रहेगा? और जो गवर्नर साहब ने कहा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए या रूपी के सपोर्ट के लिए जो बात हुई, या फिर जो इन्फ्लेशन के लिए उन्होंने बात की और पॉलिसी के लिए बात कही, आपका फर्स्ट रिएक्शन? गुड मॉर्निंग। काफी हद तक एक्सपेक्टेड लाइन पर पॉलिसी रही।
अब जो ग्रोथ फोरकास्ट भी जो 6.6 का उन्होंने अगले साल के लिए दिया है और पिछले साल का एडवांस एस्टिमेट 7.6 की बात की है। इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा उनका प्रोजेक्शन आ रहा है 5.1, मार्केट शायद 4.9 के आसपास सोच रहा था। लेकिन जो उन्होंने मार्केट के लिए जो रिस्क बताई, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस या एल नीनो इफेक्ट का फूड इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट और ओवरऑल अनसर्टेनिटी, तो जो भी उन्होंने कहा मार्केट में रियली वो है और लोग समझ रहे हैं इस बात को कि इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी आ सकता है। और उसी हिसाब से जो फोरकास्ट दिया गया काफी रियलिस्टिक मुझे लगता है। इन्फ्लेशन का जो प्रोबेबली सेकेंड हाफ में Q2 Q3 के आसपास जो उनको लग रहा है कि थोड़ा बढ़ सकता है। तो आई बिलीव दैट व्हाट हैज कम इट एज पर मार्केट एक्सपेक्टेशन, और थोड़े बहुत जो उन्होंने फॉरेक्स अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव्स दिए हैं, दैट शुड प्ले आउट इन द मार्केट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रवि सर, आउटलुक को लेकर आप लोग का रुझान क्या है यहाँ से दरों को लेकर? अरे मुझे अगर लोन लेना है रवि सर, तो आप क्या कहते हो, अभी ले लूं या थोड़ा इंतजार करूं? कोई गुंजाइश है? इंतजार मेरी जगह आप होते तो क्या करते? इंतजार तो अब तब करेंगे कि मार्केट में रेट गिरने के चांस होते, गिरने की संभावना भी नहीं है। तो अभी ले लूं, आगे जाके बढ़ने वाले हैं, उसका कोई और उपचार नहीं है ना? आप ऐसे देख लें कि पिछले 12 महीने का भी उन्होंने भी, गवर्नर साहब ने भी टारगेट दिया, जो डेटा दिया 16% के रेट से क्रेडिट ग्रो कर रहा है सिस्टम में, और जो लास्ट रिलीज डेटा है उसमें डिपॉजिट ग्रोथ इज 12%, तो 4% का गैप चल रहा है। तो ये गोइंग फॉरवर्ड रेट कम होने का एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आई डोंट एक्सपेक्ट। रवि सर, एक अच्छी बात थी एसबीआई की, बैंकिंग स्पेस की, कि हमारी एसेट क्वालिटी मार्क्ड इंप्रूवमेंट, ग्रॉस एनपीएज में सीक्वेंशली क्वार्टर्स में आपने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। अब वो जो बेस्ट था अब वो भाव में पीछे है क्या? ऐसा है कि आने वाले दिन थोड़े से टफ होने वाले हैं, तो शायद एसेट क्वालिटी में भी डिटोरिएशन देखने को मिल सकता है? ऐसा आप लोग मान रहे हो क्या? दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्या उस फ्रंट पे? जो लास्ट हमारे पास जो रिपोर्टेड डेटा है वो 31 मार्च का है, जिसमें कि आपने कहा कि काफी अच्छा ग्रॉस एनपीए फिगर रहा। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो व्हाट वी हैव सीन इज रिमार्केबल रेजिलियंस इन द एसेट क्वालिटी। आप देख लें अप्रैल में जो भी बैंक के इंटरनल डेटा है, सारे जगह एसेट क्वालिटी होल्डिंग अप, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखी है। लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर प्रॉब्लम इकोनॉमी में कंटिन्यूड रहेगा, जैसे जून क्वार्टर के बाद भी अगर कंटिन्यूड रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आ सकता है। लेकिन अभी तक कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है एसेट क्वालिटी पर। नहीं है वो, खैर आपसे चर्चा होती रहेगी रवि सर, तो मैप करते रहेंगे कौन सी पॉकेट्स में स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रहा है। लेकिन रवि सर, आज जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। अदिति कहाँ है? अदिति को लाइए स्क्रीन से, काफी देर से अदिति से चर्चा नहीं हुई। अदिति, ग्रोथ के आंकड़े 6.9 से 6.6% की बात करी, मैं क्वार्टरली मैपिंग देख रहा था, 6.6, 6.3, फिर 6.5, 6.8, मतलब लैटर हाफ में ग्रोथ वापस मोमेंटम लौट रहा होगा। इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो ग्रोथ का फोकस रखा है। रिस्क क्या है? हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आने वाले एक आध क्वार्टर में सारे हालात धीरे धीरे करके पटरी पे आ रहे होंगे, यही रिस्क है ना इस अजम्पशन में? ये रिस्क है, एल नीनो का रिस्क है, और मेरे हिसाब से जो H1 के फोरकास्ट हैं वो थोड़े ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मुझे लग रहे हैं ग्रोथ के लिए। देखिए, मेरा जो एक्सपेक्टेशन, जो मेरे को जो समझ आ रहा है इकोनॉमी में कैसे अभी ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे ये जो ग्लोबल रिस्क हैं ये किस तरह से इकोनॉमी झेल रही है, मेरे हिसाब से काफी कंपनीज या काफी एंटिटीज जो है वो वॉल्यूम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी प्राइसेस को इंक्रीज नहीं कर रही। इसलिए इन्फ्लेशन पे धीरे धीरे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा तो जीडीपी ग्रोथ इतनी बढ़िया 6% के ऊपर H1 में मुझे तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। मेरे खुद के फोरकास्ट कम है, और हमारा जो पहले बेसलाइन अजम्पशन क्रूड का 85 का था, उस पे हमें ग्रोथ 6.5% लग रही थी। अब तो हम क्रूड को $95 पर बैरल का एवरेज लेके चल रहे हैं FY27 के लिए, तो उसमें हमारा ग्रोथ फोरकास्ट तो 6.2% है। तो ये मेरे को थोड़ा सा हमारे फोरकास्ट से फर्क लगा। इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट द सेम, हम 5% पे हैं, एमपीसी ने 5.1% बोला है, और ऑफ कोर्स एल नीनो से अपसाइड रिस्क तो आ ही सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगा कि
टोन काफी कॉशियस थी, काफी बार रिस्क को हाईलाइट किया गया जो अप्रोप्रिएट है इस सिनेरियो के लिए। और वेट एंड वॉच अभी अप्रोप्रिएट नहीं था रेट को टाइटन करना, यही एमपीसी ने किया है। अब आगे जाके किस तरह से डेवलपमेंट प्ले आउट होती है वो इम्पैक्ट करेगा कि अगस्त की पॉलिसी लाइव पॉलिसी रहेगी या वो भी वेट एंड वॉच रहेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे अगर आप यील्ड्स को देखें तो यील्ड्स हल्की सी नीचे हुई है, इतने सारे एफआईआई मेजर्स आए उसके बावजूद। तो शायद ये जो हॉकिशनेस जो टोन में है, जो अबंडेंट कॉशन टोन में है, शायद उस वजह से ये दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है। थोड़े से ग्रोथ की प्रोजेक्शन, ठीक बात। अच्छा, मैं थोड़े से सेठ साहब, कयाल साहब और सालुंके साहब को भी स्क्रीन पे रखिएगा। सेठ साहब, क्या भी बन रहा है आज? थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मूड, हालांकि हम लार्जली उस दायरे में ही कामकाज करते हुए थोड़ा कूल ऑफ जरूर हुआ है मार्केट। निफ्टी पर आपका व्यू? जी आशीष जी, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। न्यूज आई है, बट मुझे लगता है कि इंट्राडे हम यहाँ पे रिकवरी देखेंगे। जब तक 23,300 इंटैक्ट है, आई थिंक इंट्राडे रिवर्सल इज पॉसिबल। तो यहाँ पे जो सेक्टर्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसमें हम रिवर्सल देखेंगे। तो मैंने कॉन्ट्रेरियन ट्रेड चूज किया, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ पे वीकली सपोर्ट जोन पे है, वहां से रिवर्सल बना रहा है। एक यहाँ पे बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी है, तो इसे बाय करें। 478 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 510 रुपीज के रहेंगे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ अच्छा लग रहा है इस समय, इसकी चर्चा सुबह से हो भी रही थी। कयाल साहब और सालुंके साहब, आप भी एक स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखना, आ रहा हूं आपके पास। संजय सर, स्टेप्स पॉजिटिव हैं, आपने मेंशन करा, फ्लोज आ रहे होंगे, रुपया एटलीस्ट स्टेबलाइज होने की तैयारी कर रहा होगा, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट, पर थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन है। हमारी अर्थव्यवस्था के हालात भी इंप्रूव होने चाहिए, तब तो कन्विक्शन के साथ पैसा आ रहा होगा। इस बीच भारतीय बाजारों पे आप व्यू क्या लेके चल रहे हो? आप निबल कर रहे हो? पढ़ो तो दोनों तरफ की व्यू आते हैं, ऐसा लगता है बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हो गया इंडियन मार्केट। दूसरी तरफ कंसर्न जैसे माउंट हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हो सकता है अभी भाव में और कमजोरी बची हुई है। आपका आकलन क्या है और आपका अप्रोच क्या है? तो देखिए आशीष, हमारे ख्याल से अभी मे बी सेंटिमेंट वीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटैच्ड होकर फंडामेंटल्स को देखें तो जो चौथी तिमाही के जो रिजल्ट्स आए उसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ था, आई थिंक उसने पूरे बाजार को सरप्राइज में लिया है। और मेरे ख्याल से वो एक मुख्य कारण था कि हम 24,000 की निफ्टी के लेवल तक भी गए। दूसरी बात कि देखिए, चौथी तिमाही के बाद बहुत सारे एनालिस्ट ने अपने स्टॉक्स के प्राइस टारगेट को मॉडिफाई किए। हमने देखा कि करीब करीब 60% स्टॉक्स जो हैं उनके टारगेट प्राइसेस को एक्चुअली बढ़ाया गया, और ये उस बैकग्राउंड में हुआ है जब हमारे सामने क्रूड की समस्या, सप्लाई की समस्या, एक्सचेंज रेट की समस्या सामने थी, और जो सरकार ने भी हाल में एफआईआई के लिए जो रियायत दी है वो सामने नहीं आया था। तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट लेवल पर अगर आप देखें तो फंडामेंटली शायद उतनी मायूसी नहीं है जितना कि मार्केट मायूस है। ये जो मायूसी है ये मेरे ख्याल से जो रिलेंटलेस सेलिंग हो रही है उसके कारण ज्यादा आई होगी। और जैसा कि वॉर के बाद का अगर आप आंकड़ा देखें तो करीब करीब 2,35,000 2,40,000 करोड़ की तो नेट सेलिंग हो गई 28 फरवरी के बाद। तो ये अगर नंबर पॉजिटिव बदलेगा तो मेरे ख्याल से ये सेंटिमेंट को बहुत बदलेगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि बाजार के प्रति अप्रोच क्या होना चाहिए, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सरकार अपनी केपेक्स से पीछे नहीं हट रही, और उसका परिणाम हम लोगों ने कैपिटल गुड्स कंपनी के चौथे तिमाही के रिजल्ट में देखा, उनकी ऑर्डर आउटलुक के बारे में देखा। तो मेरे ख्याल से जो थीमेटिक तौर पर अगर आप भारतीय बाजार को अप्रोच करें तो उसमें अभी भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड लास्ट मुद्दा जो सामने रखना चाहूंगा, भले ही निफ्टी में कोई खास मूवमेंट ना हो, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तो काफी गतिविधि है और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी एक्टिविटी हो रही है। तो शायद अगर आप ब्रॉडर मार्केट की तरफ अपना रुझान रखेंगे तो वहां पर भी आपको आज के दौरान मौके मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। ये बात है, स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन का मार्केट है। ब्रॉडर मार्केट्स में मैसिव आउट परफॉर्मेंस भतेरो स्टॉक्स में होता है, रोज पे चर्चा हो रही होती है। इंडेक्स लेवल पे हम थोड़े से खामोश कंसोलिडेट कर रहे हैं, रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिल रहा है। खैर,
बजाज फाइनेंस का स्टॉक लेकर आइएगा, बढ़िया मूव इस समय 3% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। HUL, एशियन पेंट्स, नेस्ले दिन के लो से कुछ रिकवरी दिखाने की सबकी सब कोशिश करते हुए बढ़िया मूव्स दिखाते हुए ज्यादातर कंजम्पशन थीम्स बेहतर करती हुई, ना सिर्फ बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस में भी अब मूव अच्छे हैं। मेरे ख्याल से 1.5% के आसपास विशाल के साथ वो ट्रेड करता हुआ। खैर कयाल साहब, रडार पे कौन सी स्टॉक्स आ रहे हैं आपके? देखिए, ओवरऑल जो रुझान बाजार का है वो रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि 7 दिनों से निफ्टी प्रीवियस डे हाई के ऊपर बंद नहीं कर पाया है और आज के दिन भी वो 510 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन मेरे ख्याल से बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो न्यूज ड्रिवन था तो क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से कहते हैं कि बाय ऑन न्यूज एंड बाय ऑन एंटिसिपेशन एंड सेल ऑन न्यूज, तो फिलहाल वो देखा गया। लेकिन सेकंड हाफ में बाइंग आनी चाहिए और ऐसे में चलते हुए जो इंटरेस्ट सेंसिटिव स्टॉक है जैसे प्रेस्टीज एस्टेट में यहां से अच्छा कर सकते हैं। काफी टाइम से कंसोलिडेशन किया स्टॉक ने, अभी के वक्त भी वो आउट परफॉर्म कर रहा है रिलेटिवली और 20 DMA के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर प्रेस्टीज एस्टेट पे नजर बनाए रखे। टारगेट 1460 का है और स्टॉप लॉस 1350 का। प्रेस्टीज एस्टेट, उधर ICICI प्रू लाइफ की चर्चा हुई थी। विकास, आप लोग के रडार पे क्या आ रहा है? जी मैंने कल श्रीराम फाइनेंस से बोला था, आज वहां पे एक आपको देखने मिला है। आज के लिए मुझे लगता है NBCC यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है, 200 DMA के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 114 का टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। 102 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस काउंटर में देखने मिला है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा आपको देखने मिल सकता है 114 के टारगेट के लिए NBCC भी रडार पर रखिएगा। थैंक यू आप सबका इस पैनल में शिरकत करने के लिए। सॉरी, थोड़ा सा पॉलिसी के साथ साथ क्या हुआ कि इतनी बढ़िया टैक्स रिलीफ आती हुई नजर आई तो दोनों को तवज्जो देना जरूरी था, इसलिए बहुत डिटेल में चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन थैंक यू हम सब हमारी मदद करने के लिए। आज मेरे ख्याल से यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। पॉलिसी रिलेटेड, क्रेडिट पॉलिसी और गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड सारा एक्शन, उसकी मैपिंग कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के उस पार। बढ़िया पैनल होगा, आशीष के साथ जुड़ रहा होगा जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। बस छोटे से ट्रांजिशन के बाद लौटते हैं और मार्केट्स पे डिटेल्ड कवरेज की तरफ बढ़ेंगे।